नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज 23 मार्च को सुबह 10 बजे आपको टेस्ट दिया गया था। जनरल स्टडीज़ पार्ट सेकंड का 40 प्रश्नों का यह टेस्ट था और इस वीडियो में हम आपसे आंसर की के और साथ में सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे इन 40 प्रश्नों का। अगर आपने यह टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया तो आप टेलीग्राम लिंक आपको दिया जा रहा है कमेंट सेक्शन में, आप वहां से जाकर एक बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप ये आंसर की देखिएगा। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है देन ही आप यह वीडियो देखिएगा। आते हैं पहले प्रश्न पर। आपके सामने 40 प्रश्न थे, 40 मिनट के लिए आपको समय था। ओएमआर शीट में आपको यहाँ पर फिल करना था, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ओएमआर शीट के साथ में आंसर्स मार्क करने होते हैं, इसलिए कभी भी आप टेस्ट दीजिए तो ओएमआर शीट पर पूरी तरीके से दीजिए। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये था, निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x का होल स्क्वायर का मान है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो है x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो a+b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, और नीचे x स्क्वायर। तो इतना मान आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है आपका, ना ये भी है और ना ये भी है, इसलिए 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मान क्या आना चाहिए था, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/x स्क्वायर। तो 31 नंबर प्रश्न में राइट आंसर ई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न में एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है, यानी कोई चीज़ 100 रुपये का है, उसको 10% बढ़ाकर किया गया है। इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ को 110 रुपये पे किया गया है। यदि 10% की छूट की अनुमति है और इस 110 रुपये पे 10% की छूट दी जा रही है, तो 110 पे जब 10% की छूट देंगे तो कितना छूट देना पड़ेगा, 11 रुपये, यानी कि 110 में से 11 माइनस कर दीजिए, 99 हो गया। तो यहाँ पर बात करें तो इस एक्ट से लाभ हुआ हानि हुई, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, क्या होगा, तो 100 से 99 पे जा रहे हैं, 100 से 99 पे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 1% का यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 1% हानि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते थे कि 81 को विभाजित किया जाना है, 6 से विभाजित होगा नहीं, 7 से विभाजित होगा नहीं, तो ये तो वैसे ही कट गया। 3 को आपको चेक करना था, तो 81 को 3 से विभाजित कीजिए, कितना आएगा, 27 आएगा। और 27 क्या एक पूर्ण घन है क्या, क्यूब रूट है क्या, परफेक्ट क्यूब है क्या, तो 27 जो है परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है, किसका क्यूब है, 3 का। तो 3 का क्यूब जो होता है वो 27 मान होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो 27 आया ये पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को 3 से विभाजित कर दीजिए, 27 आ जाएगा, और 27 एक पूर्ण घन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। तो 2:5 संख्याओं का अनुपात है, तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितना है, तो 2 और 5 का अंतर कितना है, तो 5 में से 2 गया, 3 हो गया, यानी डिफरेंस कितना, 3 का अंतर है। और दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो 66 के बराबर है, यानी कि ये जो 3 का अंतर है दोनों का और 66 का जो अंतर है दोनों बराबर होना चाहिए। तो 3 बराबर 66 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा 66 अब बटे 3, तो 1 का मान हो जाएगा 22, 1 का मान यहाँ पर आपको 22 निकल कर आ जाएगा, और 22 निकल कर आ जाएगा तो 2:5 है। अगर 1 का मान 22 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110, तो 22 दूनी 44, 22 पंचे 110, यानी कि आपके पास जो संख्याएं निकल कर आई वो आई 44 और 110। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 44 और 110 यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसलिए बीपीएससी ने इस प्रश्न का जो राइट आंसर माना है वो नन ऑफ दीज माना है। क्यों माना है, क्योंकि क्रम जब आप देखेंगे तो 44 और 110 आना चाहिए यहाँ पर। और साथ में 44 और 110 का जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 2:5 में डिवाइड हो जाएगा शॉर्ट होके, लेकिन 110 और 44 को जब आप करेंगे तो 5:2 में होगा, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हर हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि को अपने मूल्य में 40% का वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। 100 रुपये की चीज़ है, उसको 40% वृद्धि कराना है, तो 100 में 40% की वृद्धि कराइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। इसका मतलब है कि 100 से कितना बढ़ा है, 40 रुपये बढ़ा है, तो जो 100 से 40 रुपये बढ़ा है 140 हुआ है। यही 40 आपका यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है।
तो सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज आपका 40 निकल कर आ गया। मूलधन यहाँ पर कितना आपके सामने, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके सामने 100 रुपये है। फार्मूला लगा दीजिए। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PTR/100 होता है। SI का मान यहाँ पर 40 है। प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन कितना है 100 रुपये माना गया है। टाइम आपको निकालना है, रेट आपको 5% है और नीचे 100 तो रहेगा ही। 100 सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने 40 बराबर T/5 हो जाएगा। तो 2T/5 बराबर 40 हो जाएगा। T का मान कितना आ गया 40/5। तो ये आपका 8 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो T का मान यहाँ पर आपके सामने 8 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर 35 में A है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया नहीं दिया गया था। इस प्रश्न में कर्व सरफेस एरिया आपको नहीं दिया गया, जो कि 2πRH होता है। 2πRH होता है कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर आपको जो है कुल सतह क्षेत्रफल दिया गया है। जब भी आपको कुल सतह क्षेत्रफल, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, जब आपको टोटल सरफेस एरिया बेलन का निकालना हो तो सिलेंडर या बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो लगता है 2πRH+R। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रश्न गलत भी किया होगा। तो 2πRH+R का यहाँ पर फार्मूला लगेगा और यहाँ पर जो कुल सतह क्षेत्रफल का मान कितना 968। तो 2πRH+R बराबर कितना हो जाएगा, ये किसका फार्मूला होता है कुल सतह क्षेत्रफल का। कुल सतह क्षेत्रफल आपका 968 दिया है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दीजिए। R आपका रेडियस 7 है और ये H+7 हो जाएगा। इस प्रकार से 7 कट जाएगा, 2 × 22 यानी 44। तो आपका अगले स्टेप में 44 × H+7 है बराबर 968 है। इस तरीके से है। H+7 बराबर हम क्या करेंगे 968/44 कर देंगे। आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 22 के बराबर आ जाएगा। तो H+7 बराबर कितना हो गया 22 हो गया। H+7 बराबर 22 हो गया। H का मान हाइट यहाँ पर आपसे पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई का मान हो जाएगा 22 - 7 15। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर A होगा 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको कुल सतह क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना था, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं लगाना था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर A है 36 में। फिर आते हैं 37 नंबर प्रश्न में, -3m+1 -3⁵ बराबर -3⁵7। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आधार है, बेस है, वो सेम है -3 -3 -3। यहाँ पर आपको दिया गया है फार्मूला होता है a⁴m × a⁴n। अगर इस तरीके से कोई केस है जहाँ पर आपको बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो होता क्या है कि बेस अगर सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। यानी अगर m है यहाँ n है तो ये m+n हो जाता है। तो उसी फार्मूले पे आप लगाएंगे। तो -3⁵m+1 है इंटू -3⁵5 है। तो ये कितना हो जाएगा इसका मान, तो -3 तो रहेगा ही रहेगा, m+1 + 5 हो जाएगा। m+1 + 5 जैसे m+n हो जाता है, यानी ये और ये जुड़ जाता है, तो m+1 + 5 हो जाएगा। तो -3m+1 + 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो -3m+6 हो जाएगा। इधर इतने का मान हमने क्या निकाला -3m+6। यहाँ कितना दिया है -3⁵7। यहाँ पर आधार सेम है, आधार सेम है। जब भी बेस सेम होता है इक्वल का बीच में साइन लगा हुआ है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगी। अगर बेस आपका सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी। बेस बराबर है, पावर भी बराबर हो जाएंगे आपस में। तो m+6 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। m+6 बराबर 7 हो जाएगा। अगले स्टेप में आप m बराबर 7 में से 6 को माइनस कर दीजिए, तो आपका m बराबर आंसर आ जाएगा 1। तो राइट आंसर यहाँ पर 37 का C है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 2025 है, तो n का मान यहाँ पर कितना होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपको फार्मूला लगाना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योगफल का फार्मूला होता क्या होता है, तो वो इस प्रकार से होता है n+1 का n+1/2 इस प्रकार से फार्मूला होता है। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है n+1/2 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और अगले स्टेप में आपका n की जगह n² हो जाएगा, n+1 की जगह n+1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 था तो 4 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर बना। इस प्रकार से n+1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। और इसका मान कितना दिया गया, योगफल कितना दिया गया 2025। तो ये मान
25 के बराबर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में आपका n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2025 गुणे 4। ये आपका 8100 हो जाएगा सॉल्व करेंगे। तो n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बराबर 8100 है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने के बजाय आप ऑप्शन से आंसर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक किया जाता है तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। आपके पास ये इक्वेशन है n स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर बराबर 8100। पहला ऑप्शन 7 है, n का मान 7 रखिए, फिर यहाँ पर 7 रखिए, तो 8100 के बराबर आना चाहिए। अगर 8100 आ गया इसका मतलब आपका 7 आंसर है। 49 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 7 + 1 का स्क्वायर कितना होता है तो ये 8 होता है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 56, 8 7 56। कभी भी 9 छक्के बात करें 54 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ 0 0 आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ऐसे ही समझ में आ गया। फिर हम 12 चेक करेंगे तो n स्क्वायर इसका मतलब 12 का स्क्वायर हो गया और n+1 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 12 का 13 का स्क्वायर भी जब हम देखेंगे तो ये भी आपका 8100 के बराबर तो नहीं आएगा। इसी प्रकार हम जब 9 को चेक करेंगे n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 9 रखेंगे और यहाँ पर 9 + 1 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 8100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। देखिए 8100 आपका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड आपको मिल गया। इसका मतलब है 9 यहाँ पर आपका आंसर है। तो पूरा सॉल्व करने के बजाय आप बाई ऑप्शन भी यहाँ पर चेक कर सकते थे। राइट आंसर यहाँ पर सी है 9। चलिए अब आते हैं मेल जो प्रश्न पे जीएस के। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है C/137। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। जलीय विलयन जिसका pH 0 है जो है होगा अम्लीय होगा, एसिड होगा या बेस होगा? तो अम्लीय होगा आपका राइट आंसर। 40 में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 से कम हो। 7 से कम हो तो इस केस में क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जैसे कि जल होता है। इसके अलावा 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा हो 14 तक का, तो यहाँ पर आपका आंसर क्षारीय हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी किसी भी जलीय विलयन का अगर pH जो है 0 है तो वो जो है कैसा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ए है। अगला प्रश्न है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? कार्पेल, कोरोला, स्टेमन। तो यहाँ पर बात करें स्टेमन के, तो स्टेमन जो है ये मेल पार्ट होता है, नर भाग होता है, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। कार्पेल की बात करें तो हम इसको स्त्री केसर कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कार्पेल होता है, स्त्री केसर होता है, ये 3 भाग में विभाजित होता है। किसमें? स्टिग्मा में विभाजित होता है, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर विभाजित होता है ये स्टाइल में विभाजित होता है, जिसको हम वर्तिका कहते हैं। ये सब आपको पढ़ाया गया है। इसके अलावा फिर बात करें ओवरीज में, यानी कि अंडाशय में, 3 चीज में विभाजित होता है। तो कार्पेल की बात करें, यहाँ पर कार्पेल या स्त्री केसर, यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 3 पार्ट क्यों राइट आंसर है? क्योंकि ये 3 पार्ट में विभाजित होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरीज। ओवरीज जो होता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, यही अंडाशय पकने पर क्या बनता है? फल बनता है। तो और ओवरीज अंडाशय किसका भाग है? तो कार्पेल का भाग है। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था, अप्रत्यक्ष रूप से। राइट आंसर यहाँ पर आपका कार्पेल है। और कार्पेल के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय ही पकने पर फल बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कार्पेल है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आपको जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीटाहारी पौधा है? इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको यहाँ पर बताना है। पढ़ाया हुआ सवाल आपका ये भी है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे ड्रोसेरा जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। बाकी आप अन्य जितने कीटाहारी पौधों के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जानते हैं बताइएगा। कसकट और अमरबेल के बारे में हमने भी आपको पढ़ाया है। ये कैसे हैं? ये परजीवी हैं, पैरासाइटिक है। ओराबंकी की बात करें तो ये भी परजीवी है, दोनों पैरासाइटिक हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ड्रोसेरा है। फिर अगला प्रश्न है, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो एंडोलिम्फ नामक जो तरल पदार्थ पाया जाता है ये हमारे आंतरिक कर्ण में पाया जाता है, इंटरनल ईयर में पाया जाता है। हमारे इंटरनल ईयर आंतरिक कर्ण में एंडोलिम्फ नाम का तरल पदार्थ पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, यदि जे जूल है, सी कुलाम है, ए एम्पेयर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी? तो विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है सामान्यतः बोल्ट होती है, ये आपने पढ़ा है। और साथ में बोल्ट के अलावा बात करें तो विभवांतर का एक एसआई यूनिट बनता है जूल पर कूलम। तो यहाँ से आपका जे C-1 भी हो जाता है, तो ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है।
तो इसलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर है डी, 1 से अधिक, ये आपका नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। लकड़ी की बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नीकरण है। रुई की बात करें तो ये भी जैव निम्नीकरण पदार्थ है। फिर बात करते हैं एल्युमिनियम पन्नी की, तो एल्युमिनियम पन्नी जो है ये जैव निम्नीकरण नहीं है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं, तो ये भी आपको पढ़ाया गया है। राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर, सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 30 से 31 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स था। हमने आपको 1 से 7 फरवरी का करंट अफेयर का PDF दिया था, वहीं से आपके ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जल्दी ही पढ़ाया था। यहाँ पे राइट आंसर आपका हेग है। हेग कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड्स में पड़ता है। नीदरलैंड्स में हेग नामक जगह है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय स्थित है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है। फिर बात करते हैं, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। करंट अफेयर का प्रश्न है। तो न्यूजीलैंड में एक जो है पर्वत है जिसका नाम है माउंट तारानाकी। तो माउंट तारानाकी को एक पर्सन का, व्यक्ति का दर्जा दिया गया, व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया। अब इसका नाम जो पूरा हो गया है तारानाकी मोंगा। तो मोंगा यहाँ पर नाम रख दिया गया, साथ में एक नाम भी रख दिया गया है। तारानाकी नाम था, बाकी तारानाकी मोंगा इसका पूरा नाम हो गया है। तो किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, माउंट तारानाकी को। अब इसको तारानाकी मोंगा के नाम से जाना जाता है। माउंट कुक की बात करें तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कुक आपका तब राइट आंसर है। और किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया, माउंट तारानाकी को। फिर बात करते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियोसिस बीमारी को समाप्त किया है। ट्रिप्नोसोमियोसिस क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, ट्रिप्नोसोमा जिसको बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गिनी। अफ्रीका में एक देश है गिनी, और गिनी ने ट्रिप्नोसोमियोसिस नामक बीमारी को समाप्त किया है अपने देश में। ट्रिप्नोसोमियोसिस को हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भ्रूण के अंदर भ्रूण, फीटस इन फीटस नामक एक दुर्लभ चिकित्सीय घटना दर्ज की गई है। तो यह जो घटना दर्ज की गई है महाराष्ट्र में दर्ज की गई है, जिसमें भ्रूण के अंदर भ्रूण पाया गया है, फीटस के अंदर फीटस पाया गया है। एक दुर्लभ चिकित्सीय घटना, जनरली ऐसा होता नहीं है कि भ्रूण के अंदर भी एक भ्रूण हो। तो ये महाराष्ट्र में ऐसी घटना देखने को मिली है। करंट अफेयर्स का ये सवाल था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फरवरी 2025 में भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। पहले 85 थे, 4 जुड़कर 89 हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रथम रामसर स्थल है जो फरवरी 2025 में घोषित किया गया है। तो खेचो ओपलारी आद्र भूमि की बात करें, ये सिक्किम का पहला है। तीर्थांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। बाकी एक और तमिलनाडु में है जो हमने आपको पढ़ाया है, कमेंट कीजिएगा अगर आपको याद आ रहा हो तो। फिर उधवा झील की बात करें तो ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है। तो राइट आंसर आपका सी है, झारखंड में उधवा स्थल। तो यहाँ पर बात करें, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रथम रामसर स्थल है जो इन चारों में घोषित किया गया है। तो आपका राइट आंसर है उधवा झील, झारखंड का पहला रामसर स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की आधिकारिक रूप से स्थापना 23 जनवरी 2025 को हो चुकी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस देश में है। तो भारत, चीन और रूस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ये हमने आपको TRE 3 के लिए भी पढ़ाया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय है वो भारत में स्थित है। अभी स्पेसिफिक स्थान, लोकेशन या शहर नहीं बताया गया है, बाकी भारत में इसका मुख्यालय बनने वाला है, जल्दी बनकर आपको जानकारी भी मिल जाएगी। बस आपको इतना यहाँ पर आपको जानकारी रखना है कि किस देश में मुख्यालय बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का, तो भारत में बन रहा है। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस के अवसर पर जय हिंद पदयात्रा कहाँ पर निकाली गई है। तो जय हिंद नाम से पदयात्रा कहाँ पर निकाली गई है, भोपाल मध्य प्रदेश में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जय हिंद नामक पदयात्रा निकाली गई है। जय हिंद नामक पदयात्रा निकाली गई। करंट अफेयर का सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है। तो गंगा का मैदान हो, किसी भी नदी का मैदान हो, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी नदी का मैदान हो तो किस जो है मिट्टी से भरा होगा, जलोढ़ मिट्टी से भरा होगा, एलुवियल सॉइल से भरा होगा, एलुवियल सॉइल से ये बना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जलोढ़ मिट्टी है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। तो ये भी आपका आंसर, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है।
बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है सोमेश्वर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 875 मीटर। फिर बात करते हैं बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका धान या चावल पूछे एक ही बात है, और साथ में गेहूं की भी बात करें तो रोहतास यहाँ पर नंबर 1 पर है। तो रोहतास में सर्वाधिक होता है धान का उत्पादन है, चावल का उत्पादन। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में है क्या, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है क्या, उड़ीसा में है? तो बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजना की, तो यह जो है जब आया था दामोदर नदी घाटी परियोजना, एक बार कमेंट कीजिएगा किस वर्ष आया था दामोदर नदी घाटी परियोजना। जब यह आया था तब यह बिहार और पश्चिम बंगाल को कवर करता था, बिहार और पश्चिम बंगाल को कवर करता था। लेकिन सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो जब झारखंड अलग हो गया और ये झारखंड वाले पार्ट से दामोदर नदी घाटी परियोजना गुजरती है, तो इसलिए टेक्निकली आज के डेट में जब हम देखते हैं तो झारखंड में से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, बिहार से अब नहीं गुजरती है। 1948 में जब बना था तब बिहार को भी कवर करता था झारखंड के रूप में, क्योंकि झारखंड बिहार का ही पार्ट था, आज नहीं है। इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो रेत होता है या मोनाजाइट जो सैंड होता है, ये बात करें तो भारत के तटीय प्रदेशों में जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। केरल कर्नाटक में मुख्यतः पाया जाता है या केरल में मुख्यतः पाया जाता है, और यह जो है सोर्स होता है थोरियम का। तो थोरियम नामक खनिज का सोर्स होता है, थोरियम नामक खनिज का सोर्स होता है मोनोजाइट सैंड। आंसर यहाँ पर सी है राइट। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो राइट आंसर आपका ए है, अटलांटिक महासागर को एक तरफ से, प्रशांत महासागर को दूसरी तरफ से जोड़ती है पनामा नहर। और आपको यहाँ पर प्रशांत महासागर के साथ में आपको कैरिबियन सागर भी दिया जा सकता है। तो अगर कैरिबियन सागर भी दिया गया तो भी सही है। कैरिबियन सागर अल्टीमेटली भाग है अटलांटिक महासागर का। तो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। इसके अलावा आपको स्वेज नहर का याद रखना है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है एक तरफ से भूमध्य सागर को, मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से, स्वेज नहर। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक है? तो सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहते हैं? सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है भागलपुर। तो राइट आंसर भागलपुर है इस प्रश्न का। फिर बात करते हैं जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 13 अप्रैल 1919 को भारत के वायसराय कौन थे? यही आपसे पूछा गया है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपको पढ़ाया भी गया है कि 1916 से लेकर 1921 तक आपको गवर्नर जनरल का क्लास पूरा करा दिया गया है, वायसराय का क्लास पूरा करा दिया गया, सारी डिटेल में घटनाएं चर्चा की गई हैं। तो 1916 से 21 के बीच में लॉर्ड चैम्सफोर्ड जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत के वायसराय थे। फिर बात करते हैं भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो 1925 में ईबी रामास्वामी नायकार, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, नायकार या पेरियार के नाम से इनको जाना जाता था। तो ईबी रामास्वामी नायकार या पेरियार ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में स्टार्ट किया था। तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर नन ऑफ दिस है। अगला प्रश्न आपका है इंडिया फॉर इंडियंस नामक प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इंडिया फॉर इंडियंस नामक प्रसिद्ध नारा जो दिया था कि भारत भारतीयों के लिए, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा इंडिया फॉर इंडियंस अगर आपसे पुस्तक पूछेगा, याद कर लीजिएगा, अगर इंडिया फॉर इंडियंस आपसे पुस्तक पूछेगा तो इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी है। इंडिया फॉर इंडियंस नामक प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो ये हुआ था मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में। 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी या पाकिस्तान का प्रस्ताव लेकर आए थे मुस्लिम लीग। पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित होने के कारण 23 मार्च 1940 को हम मानते हैं कि किस वर्ष पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? 23 मार्च 1940 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। इसके अलावा बात करें 23 मार्च 1940 तो ये हो गया। पाकिस्तान दिवस पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा कब सेलिब्रेट किया गया? तो पाकिस्तान दिवस जब आपसे पूछेगा तब आपका यहाँ पर
23 मार्च 1943 को पहली बार मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया था। तो 23 मार्च 1943 को पहली बार पाकिस्तान दिवस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मनाया था। और किस वर्ष पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था? तो ये 23 मार्च 1940 राइट आंसर है। और वैसे 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस हर साल मनाया जाता है। आज भी जो है 23 मार्च है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो 20 जुलाई 1937 की बात करें तो प्रीमियर का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के रूप में बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री के रूप में जो गठन किया था प्रीमियर के रूप में कांग्रेस मंत्रिमंडल का, ये किया था श्री कृष्ण सिन्हा जी ने। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है, श्री कृष्ण सिन्हा। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय अस्तित्व में आया था। मोहम्मद यूनुस बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय अस्तित्व में आया था। मोहम्मद यूनुस बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। फिर 19 जुलाई को इनका इस्तीफा हो जाता है। फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जी प्रीमियर बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं बिहार प्रांत के। इसके अलावा श्री कृष्ण सिंह जी की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? जब आपसे ये पूछेगा तो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री 1946 में बने थे। तो राइट आंसर यहाँ पर सी है, श्री कृष्ण सिन्हा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में एंटी चौकीदारी टैक्स कैंपेन चलाया था बिहार में। डिटेल में हमने आपसे बिहार स्पेशल की क्लास में बात किया है। 69 नंबर का प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्थान था बम्बई। तो बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया फॉर इंडियंस नाम का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। आखिरी प्रश्न है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यहाँ पर प्रश्न में त्रुटि है, BPSC द्वारा त्रुटि किया गया है। तो यहाँ पर स्थापना ये लखनऊ में हुई थी। किस में हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1936 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में संपन्न हुआ था। इसी लखनऊ अधिवेशन 1936 के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट आंसर। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? तो NG रंगा सचिव बनाए गए थे। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे, और अगला GS पार्ट का जो टेस्ट होगा वो 30 मार्च को होगा। प्रश्न आपको कैसे लगे, आपके मार्क्स कितने आए हैं 40 में से, एक बार कमेंट कर दीजिएगा।